हेलो गाइस, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करेंट अफेयर्स के इस सीरीज़ में। आप लोगों के लिए आज का ये सेशन 3 और 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स कवर करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स में क्या है। तो ये 3 अप्रैल का द हिंदू का न्यूज़पेपर है। इसमें जो सबसे पहला न्यूज़ था इम्पॉर्टेंट, वो था इरविकुलम नेशनल पार्क के बारे में। इरविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो केरला में स्थित है। और ये किस लिए फेमस है? तो नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है। ठीक है, आपको ये टर्म याद रखना है। नीलगिरी ताहर के लिए जो फेमस पार्क है वो इरविकुलम नेशनल पार्क, वो केरला में है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि अभी इसमें एक फर्नेरियम सेटअप किया गया है इसी पार्क के अंदर में। तो फर्नेरियम क्या होता है? तो फर्नेरियम में बहुत सारे प्लांट लगाए जाते हैं। फर्न मतलब पेड़ पौधे होते हैं, और फर्नेरियम मतलब इस पेड़ पौधे के लिए बनाया हुआ एक सेटअप जो कि यूज किया जा सकता है घूमने के लिए, सीखने के लिए, या इसके पेड़ पौधों के इकोलॉजिकल जो कंडीशन है उसके बारे में स्टडी करने के लिए भी। ये जो फर्नेरियम सेटअप किया गया है इसमें 52 टाइप ऑफ फर्न है, लेकिन इरविकुलम नेशनल पार्क है, इसमें ऑलरेडी 104 तरह के 104 वैरायटी के पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, मतलब ऑलरेडी हैं। तो प्लान किया गया है कि जो नए फर्नेरियम बने हैं इसमें भी 104 तरह के पौधे लगा दिए जाएं। तो ये फर्न है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये इकोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं किसी भी हेल्दी फॉरेस्ट के। यानी कि अगर ये पेड़ पौधे जो इस फर्न्स में, ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये पेड़ पौधे अगर हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, तो इससे माना जाता है कि यहाँ का जो वातावरण है शुद्ध है, यहाँ का हेल्दी फॉरेस्ट है। तो ये इकोलॉजिकल का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है। ये जो फर्न है ये ईपीफाइटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ईपीफाइटिक फैमिली। ठीक है, और इसमें बताया था हमने कि एक नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है। तो नीलगिरी ताहर अगर लास्ट सेंसस जो हुआ है उसमें पाया गया था कि 785 ताहर यहाँ पाए गए हैं, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है कि इसमें 125 से 150 नंबर संख्या का और इजाफा हो जाए। तो 785 प्लस लगभग 125 और ऐड हो जाएंगे इस साल का सेंसस जो आएगा उसमें। तो ये न्यूज़ था इरविकुलम नेशनल पार्क से। आगे बढ़ते हैं। 1930 हेल्पलाइन के बारे में एक न्यूज आई है जिसमें बताया गया है, अमित शाह जी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था। तो उन्होंने बताया है कि कुछ लूप होल हैं जिसको यूज करके ये सब क्राइम किए जाते हैं। फाइनेंशियली फ्रॉड वाले जो क्राइम होते हैं, आपने सुना होगा कि किसी को फ्रॉड कॉल आया, उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, या किसी ने गलती से कोई फेक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, तो इसकी वजह से उसके पैसे कट गए। तो इस तरह से इन तरह के जो फ्रॉड वाले जो डिडक्शन होते रहते हैं, इनको बंद करने के लिए ये 1930 हेल्पलाइन दिया गया है। अगर किन्हीं के साथ ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अगर कोई संपर्क करता है इस डिपार्टमेंट से 1930 हेल्पलाइन पे, तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके पैसे वापस मिल जाएं। डिपार्टमेंट की तरफ से एनालाइज किया गया है कि मतलब लोगों के साथ ऐसे छोटा मोटा धोखाधड़ी हो जाता है तो उन्हें रिपोर्ट नहीं करते वो, लेकिन उन्हें अगर 25 रुपये का भी उनके साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इससे रिपोर्ट करने से क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट के जो ये लोग हैं वो उस तरीके को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये फ्रॉड किस तरह से हुआ। अगर 25 रुपये का भी फ्रॉड करने में जिस मेथड का यूज किया गया होगा, जिस तरीके का यूज किया गया होगा फ्रॉडस्टर के द्वारा, वो तरीका किसी से 25,000 रुपये की भी धोखाधड़ी करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसलिए 25 रुपये जैसे छोटे अमाउंट का भी रिपोर्टिंग ज़रूरी है, ऐसा अमित शाह जी का कहना था। और एक पोर्टल बनाया गया है cybercrime.gov.in। इस पोर्टल पे ये हेल्पलाइन नंबर शेयर किया हुआ है, आप इस पोर्टल को विजिट कर सकते हैं। और ये जो फ्रॉडस्टर से निपटने के लिए जो पोर्टल बनाया गया है, ये सिर्फ इसी काम के लिए नहीं यूज होता है। इसमें आप सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड केस भी रजिस्टर कर सकते हैं,
और चिल्ड्रन के अगेंस्ट भी कोई क्राइम हुआ है तो उसको भी रजिस्टर किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे के न्यूज़ की तरफ। तो इसरो ने लॉन्च किया है व्हीकल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग टेस्ट किया है। तो बढ़ते हैं आगे अगले न्यूज़ की तरफ। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग टेस्ट किया सक्सेसफुली। तो इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था चिनूक जो हेलीकॉप्टर है इंडियन एयरफोर्स का, उसके हेल्प से। तो इस चिनूक हेलीकॉप्टर से ये जो इसरो का ये लॉन्च व्हीकल था उसे 4.5 किलोमीटर के हाइट पे ले जाया गया, एल्टीट्यूड पे ले जाया गया और वहाँ से इस एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट किया गया और इसे सक्सेसफुली लैंड करवाया गया। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर बढ़ते हैं, इंडिया ने 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी का टारगेट रखा है 2047 तक, ऐसा कहना है हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी इनका। ठीक है, तो हमारे देश में 1 ट्रिलियन डॉलर का टूरिज्म इकोनॉमी का टारगेट रखा गया है। इस टारगेट के मद्देनज़र इन्होंने जिसका नाम है विजन इंडिया 2020 प्रोग्राम। ठीक है, तो विजन इंडिया 2020 जो प्रोग्राम है उसमें क्या क्या प्रायोरिटी दिया जाएगा, तो ग्रीन टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, स्किलिंग टूरिज्म जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा गया है और कहा गया है कि कुछ मेगा ट्रेल्स जिनका भी उद्घाटन किया जाएगा अभी। तो फिलहाल 2 मेगा एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल हैं जिनका उद्घाटन किया गया है, जिनको स्टार्ट किया गया है। पहला है हिमालय ट्रेल और दूसरा है गंगा ट्रेल। ठीक है, तो ये 2 ट्रेल हैं, 2 एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल है जिसका अभी इनिशिएटिव लिया गया है और बाद में इसके बाद कुछ और भी एडवेंचर्स ट्रेल हैं जो कि लाए जाएंगे, जैसे कि जिनका नाम दिया हुआ है नर्मदा ट्रेल फ्रॉम अमरकंटक इन MP टू अरेबियन सी। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, वहाँ से अमरकंटक से लेकर अरेबियन सी तक जो नर्मदा का पाथ है उस पे एक एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल बनाया जाएगा। इसके साथ साथ वेस्ट कोस्ट पे कच्छ से कन्याकुमारी तक का एक वेस्ट कोस्ट ट्रेल बनाया जाएगा और एक ईस्ट कोस्ट ट्रेल भी बनाया जाएगा, तो वो बंगाल से कन्याकुमारी तक बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अपना इंडिया है इस तरह से, इसके यहाँ पे नर्मदा ट्रेल बनाया जा रहा है, अमरकंटक यहाँ MP से लेकर के अरेबियन सी तक। उसके बाद फिर वेस्ट कोस्ट में एक ट्रेल बनाया जा रहा है और एक ईस्ट कोस्ट में ट्रेल बनाया जा रहा है। तो वेस्ट कोस्ट में कच्छ से लेकर के, यहाँ कच्छ है गुजरात में, कच्छ से लेकर के कन्याकुमारी तक और इधर बे ऑफ बंगाल से लेकर के कन्याकुमारी तक। तो ये 3 ट्रेल बाद में आएंगे। अभी हिमालय और गंगा का ये एडवेंचर ट्रेल बनने जा रहा है, एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल बनने जा रहा है। चलते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो आज का सबसे पहला न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, ये एक शांति स्थल, ग्रीन शांति स्थल के बारे में है। ये क्या है, एक क्रिश्चियन कॉलेज है यहाँ अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट केरला में। तो वहाँ एक जो कॉलेज का कैंपस था, वहाँ एक्चुअली कॉलेज बनाते समय जितने भी मिट्टी वगैरह यूज हुए तो उसके कारण एक बहुत बड़ा एरिया डिग कर दिया गया, गड्ढा खोद दिया गया। अब इस गड्ढा खोदा हुआ गड्ढे में लोग आ करके धीरे धीरे इसमें कचरा डंप करना शुरू कर दिए। तो एक समय ऐसा आया कि यहाँ पे एक कॉलेज बना हुआ है
और कॉलेज के बगल में बहुत बड़ा सा गड्ढा है जिसमें डंपिंग यार्ड बन गया है। तो इसकी वजह से कॉलेज के हॉस्टल्स में बहुत गंदे स्मेल जाते थे। तो इससे निपटने के लिए यहाँ के प्रोफेसर ने एक प्रोजेक्ट चलाया, जिस प्रोजेक्ट के कारण ये आज 22 एकड़ का जो ज़मीन है ये पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया है और यहाँ पे बहुत सुंदर ये बन गया है, बहुत सुंदर एक लस ग्रीन शांति स्थल बन गया है, जिसे लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, यहाँ पे सीखने के लिए। यहाँ पे कुछ रिसर्चर भी आते हैं या स्टूडेंट आते हैं स्टडी करने के लिए इनके फंजाई और डिजीज़ के बारे में। तो ये जो इनिशिएटिव था, ये जो प्रोजेक्ट था, ये किन के अंडर में किया गया था? तो 2013 में ये जो बायोडाइवर्सिटी ग्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के अंडर में, ठीक है। और इसमें किस तरह से ये स्टार्ट हुआ, किस तरह से इस प्रोसेस को किया गया, तो इसमें स्टार्टिंग में 74 मेडिसिनल प्लांट लगाए गए और धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट लगाए गए, जो कि यहाँ पे 27 नक्षत्र से एसोसिएटेड जितने ट्रीज हैं उनको स्टार्टिंग में यूज़ किया गया था। और दूसरा मेथड है, एक और इसी तरह का प्रोजेक्ट था जिसमें यूज़ किया गया था मियावाकी कॉन्सेप्ट। तो मियावाकी कॉन्सेप्ट भी इसी तरह का मेथड है जिसमें एक बंजर ज़मीन होता है, उसको फिर से किस तरह से हम ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं, उसमें पेड़ पौधे उगाते हैं नेचुरल तरीके से। तो ये मियावाकी कॉन्सेप्ट है। तो दोनों कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ सिमिलर है लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है। तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 27 नक्षत्र से रिलेटेड जितने ट्रीज हैं उसको यूज किया गया है यहाँ पे, और मियावाकी कॉन्सेप्ट एक विद्यावनम नाम का एक प्रोजेक्ट था जिसमें यूज किया गया, उसको फर्टाइल बनाने के लिए किया गया। फिर आगे चलते हैं। ये एक पिटीशन डाला गया था जिसमें कहा गया था इलेक्शन कमीशन को बोला गया था कि इलेक्शन कमीशन बैन करे वैसे डिस्क्वालीफाइड MP MLA को जो कि 10th शेड्यूल के कारण, एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण ये डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। उनको 5 सालों के लिए इलेक्शन कमीशन बैन करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने अपना तर्क दिया कि इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, संविधान के हिसाब से इसको नहीं दिया गया है। आर्टिकल 191 का 1E क्लाउज जो है उसमें बताया गया है कि 5 साल का बैन तो कर सकते हैं डिस्क्वालीफाइड मेंबर को, लेकिन इसके लिए जो ग्राउंड होना चाहिए वो डिसाइड करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। वो इलेक्शन कमीशन के परव्यू में नहीं आते हैं ये बातें। तो जो भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 191 का 1E क्लाउज क्या कहता है। तो इसमें कहा गया है कि वैसे मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। किस ग्राउंड पे? तो ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या उनका अनसाउंड माइंड हो, या अनडिस्चार्ज्ड सॉल्वेंट हो वो, या नॉन सिटीजन हो, या वॉलेंटरली किसी और फॉरेन स्टेट का वो सिटीजन एक्वायर कर लिए हों, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन से फॉरेन स्टेट जुड़े हों जो कि फॉरेन स्टेट से ताल्लुक़ रखता हो। तो इन आधार पे इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ऐसा कहना है आर्टिकल 191E में। तो इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 324। तो 324 to 329 आर्टिकल बिलोंग करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूज में आया है स्वनिधि स्कीम के बारे में। तो स्वनिधि स्कीम कोविड के दौरान स्टार्ट किया गया था। कोविड में जो गरीब लोग थे उनके लिए ये स्कीम स्टार्ट किया गया था, उनको फिर से उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, आपको इसके बारे में जानना है। ये लॉन्च किया गया था 2020 में। किसके लिए? तो स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट करने के लिए, जो कि इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस में थे, उनको सपोर्ट करने के लिए। इसमें किया क्या जाता है? इसमें कोलेटरल फ्री लोन्स दिया जाता है। तो कोलेटरल फ्री लोन्स मतलब आपको बिना किसी गारंटी के आपको 10,000 तक का
लोन मिल जाएगा। इस तरह का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया था, मतलब दिया जाता है स्वनिधि स्कीम के तहत। अगर आप इस स्कीम को पालन करते हुए आप 10,000 लोन उठाते हैं और फिर उसको टाइम से पहले वापस कर देते हैं तो आपको 7% का सब्सिडी भी दिया जाएगा। ऊपर से आप एलिजिबल हो जाते हैं फर्दर लोन लेने के लिए 20,000 का। और अगर 20,000 का भी फिर इसी तरह आपने समय से पहले लौटा दिया तो आपको 7% का फिर से सब्सिडी मिलेगा, जो कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, और आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे 50,000 तक के लोन के लिए। तो इस तरह का ये स्कीम था, पीएम स्वनिधि स्कीम, आपको याद रखना है। फिर है अगला न्यूज़, इंडिया यूएस एयर एक्सरसाइज के बारे में। तो ये नेक्स्ट वीक एक इंडिया यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। कहाँ? तो कलैकुंडा एयरबेस, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसमें इंडिया और यूएस पार्टिसिपेट करेंगे और जापान रहेगा जो ऑब्जर्वर स्टेट रहेगा। तो इसमें जापान का पार्टिसिपेशन एक्टिवली नहीं रहेगा, वो सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस से वहाँ पे आएगा, शामिल होगा। लेकिन इंडिया यूएसए के बीच में ये बायलैटरल अभी एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है बायलैटरल एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है? तो कोप इंडिया एक्सरसाइज है, ठीक है। कोप इंडिया एक्सरसाइज है, आपको ये ध्यान रखना है। इसमें जापान ऑब्जर्वर स्टेटस में है। इसके अलावा आपको पता है कि एक मालाबार एक्सरसाइज होता है। तो मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है? तो सारे क्वाड कंट्रीज होते हैं। क्वाड कंट्री कौन कौन होते हैं? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो स्टार्टिंग में ये मालाबार एक्सरसाइज भी ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान थे सिर्फ। बाद में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिया और जापान के बीच में एक पहला एक्सरसाइज अभी फ़िलहाल ही हुआ था, अभी न्यूज़ में आया था, वीर गार्जियन, जो कि जिसमें पार्टिसिपेट किया था जापानी एयरफोर्स सेल्फ डिफेंस सर्विस, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला न्यूज़ है जिसमें राज्यसभा में एक बिल पास हुआ, कंपटीशन बिल। तो कंपटीशन बिल आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन बिल पास तो हो गया, लेकिन दुख की बात यह है कि बिना किसी डिबेट के पास हो गया। तो कंपटीशन बिल क्या करती है? कंपटीशन बिल में ये रेगुलेट करेगी मर्जर एंड एक्विजिशन। क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी है ए, और ये कोई प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन इसी के कंपटीशन में एक बी छोटी कंपनी आ गई, तो ये क्या करती है, इस कंपनी को ये परचेज कर लेती है, ख़रीद लेती है, ताकि मार्केट में इसका कोई अदर कॉम्पिटिटर न रहे। तो इस तरह का जो कंपटीशन है ये फेयर कंपटीशन नहीं है। इसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है, ठीक है। नासा ने अनाउंस किया है कि ये एक फर्स्ट वीमेन एस्ट्रोनॉट को भेजने जा रहे हैं लूनर मिशन पे। तो इन वीमेन इंजीनियर का नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच, आपको याद रखना है। और ये जो प्रोजेक्ट है लूनर मिशन है, इसका नाम क्या है? अर्थमिस 2 लूनर फ्लाईबाई। अर्थमिस 2 लूनर फ्लाईबाई। फ्लाईबाई क्या होता है? मान लिया ये मून है, तो मून के चक्कर लगा करके ये सैटेलाइट अगर वापस आ जाता है अर्थ पे, ये अर्थ है, और अर्थ से मून पे किसी को भेजा जाता है और ये फिर से वापस आ जाता है चक्कर लगा के बिना इस पे उतरे हुए, तो इसको कहते हैं फ्लाईबाई। विक्टर ग्लोवर जो कि फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट होंगे जिनको लूनर मिशन पे भेजा जा रहा है। तो दो नाम याद रखने हैं आपको, क्रिस्टीना कोच और विक्टर ग्लोवर फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट होने वाले हैं, और फर्स्ट वीमेन एस्ट्रोनॉट होने वाली हैं क्रिस्टीना कोच, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस अभी इथोनेसिया का लीगलाइजेशन करने वाला है। इथोनेसिया क्या होता है? स्व इच्छा से मृत्यु जो मांगा जाता है। जैसे कोई पेशेंट होते हैं जो अब बहुत गंभीर स्थिति में हैं, अब उनको जीने का कोई आसार नहीं है, बचने का डॉक्टर भी जवाब दे रखा है, लेकिन उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया है बहुत दिनों से,
लेकिन वो अब जीना नहीं चाहते, अब उनके जीने का कोई स्कोप नहीं बच रहा है। लेकिन लाइफ सपोर्ट के कारण वो थोड़ा बहुत कष्ट में हैं, लेकिन किसी तरह जीवित हैं। तो उनके लिए उनके इच्छा से जो मृत्यु का जो परमिशन होता है उसको बोला जाता है इथोनेसिया। तो ये पहले लीगल नहीं था फ्रांस में, ये परमिशन, इस तरह से मरने का परमिशन लीगल नहीं था। अब ये एक्टिव असिस्टेंट ऑफ डाइंग लीगल हो जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा ये सेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।